नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। इसमें हम भारत के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं भारत का राजनीतिक विभाजन, किस प्रकार से राज्य और देश की सीमाएं हैं। तो इसमें हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, किस प्रकार प्रकृति के द्वारा हमारे देश भारत का विभाजन किया गया है। हमारा देश जो एक अद्भुत है और विश्व में एक अपने खास स्थान पर है। हमारा देश एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है। और अगर भौतिक स्वरूप की बात करें तो इनमें भी कई सारी विविधताएं हैं। तो आज हम भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, उनकी विविधताओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारत का भौतिक विभाजन। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया है प्रकृति के द्वारा, वह कितने रूपों में किया गया है। तो वह 6 रूपों में किया गया है। मुख्य रूप से जो है 6 भागों में हम भारत की दशाओं के अनुसार उसको हम बांटते हैं। पहला जो भाग है वो है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। अभी हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है, सबसे पहला जो विभाजन है वह क्या है, तो वह है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। यह उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय, इसका जो निर्माण हुआ है यह 2 प्लेटों के आपस में टकराने से, यानी एक प्लेट जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही थी और दूसरी प्लेट यूरेशियन प्लेट जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही थी। यानी 2 प्लेटें, एक यूरेशियन प्लेट ऊपर से नीचे, दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे से ऊपर। आप विश्व भूगोल में प्लेटों के बारे में पढ़ चुके हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लेटें थी, एक यूरेशियन प्लेट जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही थी और दूसरा प्लेट जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि ये साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही थी। यह साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही थी और इस बीच में जो है एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। यहाँ पर एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। और यह जो निर्माण हुआ था वह एक गड्ढे के रूप में था, जहाँ पे कई सारे मलबे और अवसाद जमा होने से इन सागर का निर्माण हुआ था। तो जब उत्तर से यूरेशियन प्लेट और दक्षिण से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों एक विपरीत दिशा में जा, मतलब कि यूरेशियन प्लेट जो है वो साउथ की ओर और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नॉर्थ की ओर, जब दोनों जा रहे थे तो दोनों का मिलन हुआ और मिलन के बाद जो ये टेथिस सागर का भाग है, यही आज जो है हिमालय का रूप है। इसलिए इसे हम नवीन और मोरदार पर्वत भी कहते हैं। हिमालय जो है यह कैसी पर्वत है, तो यह नवीन पर्वत है और मोरदार है। इसमें मोरदार भी है, आप देख सकते हैं इसका जो शेप है यह मुड़ा हुआ है, इसलिए इसे मोरदार पर्वत भी कहते हैं। और नवीन इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी पर्वतों की तुलना में यह एक नया पर्वत है। और इसमें भी जो सबसे नया पर्वत है वह जो है सबसे नीचे वाला भाग है शिवालिक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से, तो जानेंगे कि जो शिवालिक है वह सबसे नया वाला पर्वत है। तो जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है जिसे हम हिमालय कहते हैं, वह जो है निर्माण हुआ है किससे, तो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से। और यहाँ पर जो है एक हिमालय का निर्माण होता है नवीन और मोरदार पर्वत के रूप में इसे हम जानते हैं। आगे बात करते हैं दूसरी पार्ट की। तो दूसरा जो विभाजन हुआ है वह है विशाल मैदान के रूप में। जो हम यह क्षेत्र देख रहे हैं, ये सारे क्षेत्र जो हैं यह मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं। और इस मैदान का जो निर्माण हुआ है यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद थे उनके द्वारा, इन मिट्टी के द्वारा जो है इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, जिसके कारण यह उपजाऊ है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो राज्य आते हैं, पंजाब आते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे क्षेत्र जो है लगभग इसमें आते हैं मुख्य रूप से। और यह जो है निर्माण किसके द्वारा विशाल मैदान का, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये मुख्य नदियां थी। इनके अलावा और नदियों के सहयोगी नदियों की मदद से जो है इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। आगे हम बात करते हैं, जो तीसरा भाग है वो है दक्षिणी पठार। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह जो क्षेत्र है यह दक्कन का पठार अथवा दक्षिणी पठार के नाम से जाना जाता है।
और इसी के बारे में हम जानेंगे इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो ये क्या है, यह दक्षिणी पठार या दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। और अगला जो है चौथा, वो है मरुस्थलीय भाग। जो हम राजस्थान का क्षेत्र देखते हैं, कुछ राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो है यह क्या है, तो यह मरुस्थलीय भाग है। तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। आगे है तटीय क्षेत्र। आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था तटीय क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे जो जो राज्य हैं जो तट के किनारे हैं, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इस तरह से जो तटीय क्षेत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे कि दोनों तट जो है, ये तट इधर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दो नाम से जाना जाता है। और इसी किनारे कौन कौन से राज्य हैं और यह तट का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, पश्चिमी ढाल की तुलना में पूर्वी ढाल जो है वह नीचे है, वो सारी बातें हम जानेंगे किसमें, तटीय क्षेत्र के बारे में। आगे बात करते हैं द्वीप समूह, जो कि भारत परिचय पहले पार्ट में हम पढ़े हैं। द्वीप समूह के बारे में अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप समूह जो कि हमारा अरब सागर में है। इस तरह से और भी द्वीप समूह है। तो हम द्वीप समूह के बारे में भी बारी बारी से जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं और उनमें से कौन से द्वीप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और वहां पे क्या क्या खास बातें हैं। तो इस प्रकार से जो भारत का भौतिक विभाजन किया गया है प्राकृतिक रूप से, वह कितने भागों में है, तो 6 भागों में है। कौन कौन है, तो सबसे पहले उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा दक्षिणी पठार, चौथा मरुस्थलीय भाग, पांचवा तटीय क्षेत्र और छठा द्वीप समूह। तो इस प्रकार से हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में अब सबके बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र जिसे हम हिमालय कहते हैं। अब हम हिमालय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय का कि वह किस प्रकार से बटा हुआ है। तो यह उत्तर से दक्षिण, अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करेंगे तो यह कितने भागों में बटा हुआ है, तो 4 भागों में बटा हुआ है। उसी के साथ अगर हम वेस्ट से ईस्ट की भी बात करेंगे तो यह भी 4 भागों में बटा हुआ है। यानी नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट, यह क्या है, 4 भागों में बटा हुआ है। वह कैसे बटा हुआ है, तो अब उनके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिमालय के बारे में। और हिमालय को जानने से पहले जो है एक खास बात हम यहाँ पे जान लेते हैं इन क्षेत्रों के बारे में। यह जो क्षेत्र है, हम इन क्षेत्रों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में पिछली बार भी चर्चा हुई थी और अभी भी हमें बात करना है 2 क्षेत्र के बारे में। इन 2 क्षेत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह जो हम क्षेत्र देख रहे हैं, यह जो है पीओके क्षेत्र है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। यानी यह भारत का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वर्तमान में भारत के पास नहीं है। क्योंकि इससे संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह क्या है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो सबसे ऊपर में ये पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं, हिमालय जो है मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित है, जिसमें से सबसे पहला जो है ट्रांस हिमालय, वह 3 भागों में विभाजित है। इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। यह 3 वर्गों में विभाजित है। यह ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यह ट्रांस हिमालय जो है 3 भागों में बटा हुआ है। और सबसे ऊपर का जो भाग है इसे हम कहते हैं काराकोरम श्रेणी। इसे हम कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है, इसी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर जो है इसे हम केटू कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है वो इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। लेकिन वर्तमान में यह क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है, पीओके क्षेत्र में है। इसलिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अगर आप केटू देते तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में ये कहां पर है, तो पाकिस्तान में है। लेकिन अगर आपसे सीधी सीधी सवाल पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप केटू लगा सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कंचनजंगा हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसके बारे में हम जान, चोटी के बारे में केटू, यह किस पर है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। और यह अभी वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। तो यह तो हो गई पाकिस्तान की बात। हम और इसके बारे में खास बात जाने, यह जो रेखा है, इस रेखा को हम LOC कहते हैं। इस रेखा को, जो कि भारत और पाकिस्तान के, इस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत के कश्मीर के बीच में है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम LOC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल।
इसे हम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम पूर्वी साइड में आते हैं, यह जो क्षेत्र है यह भी वर्तमान में जो भारत के पास नहीं है। वर्तमान में यह जो क्षेत्र है यह चीन के पास है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यह भी क्षेत्र वर्तमान में भारत के पास नहीं है और इसे हम कहते हैं अक्साई चीन। यह फिलहाल चीन के कब्जे में है और इसका नाम दिया गया है अक्साई चीन। और यह जो लाइन आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं LAC। इस लाइन को कहा जाता है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल। जो है ये जो थोड़ा सा अंतर को क्या रखना है, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मीन्स यहाँ पे एज लगा हुआ है, इसका मतलब एक्चुअल से है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, जो भारत और पाकिस्तान यानी POK और भारत की जो कश्मीर में रेखा है लाइन है, इसे हम कहते हैं LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन अगर हम भारत और चीन के अधिकृत जो मतलब चीन का जो कब्जा है जिस क्षेत्र पर, अगर इसके बीच की इस रेखा की हम बात करेंगे, इसे हम LAC कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो इन दो लाइन के बारे में आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह क्षेत्र क्या है, तो वर्तमान में चीन के पास है और यह पाकिस्तान के पास है। तो हम बात करते हैं अब हिमालय के बारे में। तो हिमालय का सबसे पहले जो हमने देखा पहला भाग वो क्या है, ट्रांस हिमालय। सबसे पहला भाग की अगर हम बात करेंगे नॉर्थ से उत्तर की ओर से, तो सबसे पहला भाग है ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो यह 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन, तो सबसे पहला तो हमने जाना काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा जो ये है यह है लद्दाख। पहला काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा लद्दाख पर्वत श्रेणी और तीसरा जो है यह है जास्कर पर्वत श्रेणी। तो यह भी नाम आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा लद्दाख पर्वत श्रेणी और तीसरा जास्कर पर्वत श्रेणी। यह ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं। अब हम बात करते हैं और दूसरे हिमालय की। तो दूसरे नंबर पे जो हिमालय आता है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसे जो है महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे महान या फिर हिमाद्री, इन्हें महान या फिर हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो जो आप देख रहे हैं यहां से स्टार्ट होता है यह हिमालय, यह होते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश के लास्ट तक जाता है। यह सबसे ऊपर वाला जो हिमालय देख रहे हैं इन 3 भागों में यह सबसे ऊपर वाला है महान या हिमाद्री हिमालय। और यह महान या हिमाद्री हिमालय जो है, इसकी अगर हम चोटी की बात करें, 2 मुख्य चोटी है, यानी जो स्टार्टिंग होती है कश्मीर से, यहाँ पे इसे कहते हैं नंगा पर्वत। इसका जो नाम है यह है नंगा पर्वत। यह वर्तमान में पाकिस्तान में ही है और इसे हम जानते हैं नंगा पर्वत या नागा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। कई जगह नागा और कई जगह नंगा भी आता है, लेकिन आपको नंगा पर्वत याद रखना है। और यह वर्तमान में पाकिस्तान में ही है। आगे हम बात करेंगे इसके अंतिम छोर की। तो इसके अंतिम छोर पर जो यह आप पर्वत चोटी देख रहे हैं यह है नामचा बरवा। यह भी काफी प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पर है और इसे क्या कहते हैं, तो नामचा बरवा। और यह 7756 मीटर यानी 7756 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसी पहला हिमालय जो है हम ये नीचे वाला मीन्स महान या हिमाद्री हिमालय, इसी पर जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वह भी इसी पर स्थित है, जो कि नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर या 8850 मीटर है। कई किताबों में आपको 8848 मीटर और कई किताबों में आपको 8850 मीटर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दोनों में कोई भी ऑप्शन में है तो वो सही है, यानी आप 8848 या 8850 आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। तो ये क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और किस हिमालय पर स्थित है ये महान या हिमाद्री हिमालय पर स्थित है। और इस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह है 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। यानी अगर सिर्फ इनकी औसत ऊंचाई की हम बात करेंगे तो 6000 मीटर है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे। इसलिए सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की, वह कहां पर है, तो इसी महान या हिमाद्री हिमालय पर है। और इतनी ऊंचाई होने के कारण और यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए जो है यहाँ पर जो जनसंख्या है वह विरल मानी जाती है। यानी लगभग यहाँ पर जनसंख्या न के बराबर है, यहाँ पे जनसंख्या लगभग नहीं निवास करती है। आगे हम बात करते हैं अगले हिमालय की। तो यह जो हिमालय है इसे हम मध्य हिमालय, इसे हम मध्य या फिर लघु हिमालय के नाम से जानते हैं।
इनके लिए दो नाम का प्रयोग किया जाता है, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। यह मध्य और लघु हिमालय जो है यह भी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है तो हम वो जानते हैं। जितने दून प्रदेश हैं, दून प्रदेश के बारे में आपने जाना होगा, जैसे देहरादून हो गया, जो भी दून प्रदेश हैं वो क्या है, मध्य लघु हिमालय जो है इन पर ही स्थित है। और यह मध्य और लघु हिमालय जो कहलाता है, इसकी भी कुछ हम पर्वतों के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है यह है पीर पंजाल, यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। और जो कहां पर है तो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। और यह भारत के जम्मू कश्मीर में है। आप देख रहे हैं कि यहां से इधर पाकिस्तान है, न कि इधर, इसलिए यह किसमें है तो भारत के वर्तमान में भी है, भारत के पाकिस्तान में ही है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में, यानी भारत के जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी श्रेणी की। और यह जो दूसरी श्रेणी है यह है धौलाधर पर्वत श्रेणी। इसका नाम है धौलाधर पर्वत श्रेणी। और ये कहां पर है तो हिमाचल प्रदेश में है। यह भी किसमें है तो मध्य या लघु हिमालय पर ही है। तो पहला हो गया पीर पंजाल जो कहां है, जम्मू कश्मीर में है। दूसरा हो गया धौलाधर, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरी पर्वत श्रेणी की हम बात करेंगे, पर्वत की बात करेंगे, तो वह जो है वो है नागडिब्बा। और यह नागडिब्बा कहां पर है तो उत्तराखंड में है। यानी तीसरा पर्वत जो हमारा है वो है नागडिब्बा। और यह कहां पर है तो उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं, चौथे पर्वत की हम बात करते हैं। यह जो चौथा पर्वत है वो क्या है, महाभारत श्रेणी। ये क्या है तो महाभारत श्रेणी है। और महाभारत श्रेणी जो है यह कहां पर है तो नेपाल में है। महाभारत श्रेणी कहां पर है तो यह नेपाल में है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और पर्वत की, जो कि यहाँ पर देख ही रहे हैं आप। यह नेपाल और जो हमारा सिक्किम है इसके बॉर्डर पर है। नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है कंचनजंगा, जो कि भारत की वर्तमान में जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और यह है 8598 मीटर, 8598 मीटर का। तो यह जो कंचनजंगा है, अगर आपसे पूछा जाए भारत की जो है वर्तमान सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा विवाद चल रहा है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये कंचनजंगा जो ये भारत की वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है और 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब लास्ट जो हमारा चौथा पर्वत है, चौथा हिमालय है, उस चौथे हिमालय के बारे में हम बात करेंगे। चौथे हिमालय की बात करते हैं। इसे जो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे नीचे है, इसे कहा जाता है बाह्य हिमालय। इसे बाह्य या फिर शिवालिक, यह दो नाम से जाना जाता है, बाह्य और शिवालिक हिमालय के नाम से। तो बाह्य और शिवालिक हिमालय, यह बाह्य और शिवालिक हिमालय जो है यह सबसे नीचे का भाग है। पर्वतों जो हिमालय पर्वत है उसके सबसे नीचे का भाग है। और यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अभी हमने बात किया जो ऊपर का हिमालय है, जो कि महान या हिमाद्री हिमालय कहलाता है, वहां पे जनसंख्या विरल है, यानी न के बराबर है। रीजन यह कि काफी ऊंचे ऊंचाई पर पर्वत हैं और बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं। लेकिन जो नीचे वाला हिमालय है, जिसे शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय कहा जाता है, यह चूंकि मैदानी भाग के करीब है, समीप है, तो इस कारण से यहाँ पे सारी जरूरत के सामान उपलब्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर जनसंख्या जो है हिमालय और सब हिमालय की तुलना में यहाँ पर ज्यादा निवास करती है। और जो ये दूसरा जो हिमालय हम पढ़े थे मध्य या लघु हिमालय के बारे में, यहाँ पर जो है पर्यटन स्थल सबसे अधिक हैं। यानी जो पर्यटन स्थल घूमने फिरने लायक जगह है वो सबसे अधिक कहाँ पर है तो मध्य और लघु हिमालय पर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है तो वो बाह्य अथवा शिवालिक हिमालय पर निवास करती है। इसका कारण यही है कि यह मैदानी भाग के सबसे करीब है। तो इस प्रकार से हमने चारों भाग को पढ़ लिया, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसके हमने ऊंचाई भी देख लिया। जो महान हिमाद्री है यानी महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। जो मध्य या लघु हिमालय है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 4000 मीटर के आसपास है। लेकिन इसकी अगर हम सिर्फ ऊंचाई की बात करेंगे तो 4700 से लेके 4500 मीटर की है। यानी जो मध्य या लघु हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है वो 4700 से 4500 मीटर की, 3700 से 4500 मीटर के आसपास की है। अगर हम बात करेंगे बाह्य या शिवालिक हिमालय की, इसकी जो ऊंचाई है वह 900 से 1300 मीटर की है। यानी बाह्य अथवा शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी है 900 से 1300 मीटर है।
इस प्रकार से हमने चारों हिमालय के बारे में पढ़ा, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब हम आगे जानेंगे कुछ और भाग के बारे में, यानी यह तो हमने जाना नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। अब हम जानेंगे कि वेस्ट से ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट जो है यह भी 4 भागों में विभाजित है। यह किस प्रकार से है तो हम उनके बारे में अब जानते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले एक नदी की हम बात करेंगे जो यहाँ पर है, यह है सिंधु नदी। इसे आप देख ही रहे हैं, यह सिंधु नदी है और यहाँ पर ये है जो है ये सतलज नदी है। तो ये सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, यानी यह वाला जो क्षेत्र है, इसके बीच वाला क्षेत्र, इसे हम एक नाम से जानते हैं और इसका जो नाम है इसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे पंजाब और कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यानी पंजाब या कश्मीर हिमालय से कहा जा सकता है। पंजाब या कश्मीर हिमालय से कहा जा सकता है और ज्यादातर आपको पंजाब हिमालय के ही नाम से यह मिलेगा। आगे हम बात करते हैं सतलज नदी और काली नदी। यह जो सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका नाम दिया गया है कुमाऊं हिमालय, इसका नाम है कुमाऊं हिमालय और यह जो है सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे काली नदी है और यहाँ पर जो है यह तीस्ता नदी है, यानी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसे जो हम कहते हैं, चूंकि यह नेपाल वाले क्षेत्र में है इसलिए उन्हीं के नाम पर है, यह नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हो गया नेपाल हिमालय। उसके बाद हम तीस्ता नदी से आगे बढ़ते हैं। तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तो तीस्ता और दिहांग के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम, चूंकि असम के क्षेत्र में आता है इसलिए इसको असम का ही नाम दे दिया गया है और यह कहलाता है असम हिमालय। यह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने जाना कि किस प्रकार से हिमालय का विभाजन किया गया है। हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटी है, जो पर्वतें हैं, हमने उनके बारे में जाना। यानी सबसे पहला भाग जो हमारा था उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हिमालय के बारे में हमने जाना कि यह हिमालय क्या है। तो हिमालय एक नवीन और मोरदार पर्वत है और हिमालय जो है 4 भागों में बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और बाह्य या शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणी में विभाजित है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद महान या हिमाद्री हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और जितने भी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत है, चोटी है, वो इसी हिमालय पर है, महान या हिमाद्री हिमालय पर ही है। और यहाँ पर हमने देखा माउंट एवरेस्ट भी इसी पर है 8848 मीटर की। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा हिमालय, अगला हिमालय जो है वो मध्य या लघु हिमालय जिसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर की है। और यहाँ पर क्या है तो खास बात है कि यह पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है और कुछ पर्वत श्रेणी जो है जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, नागदिब्बा और महाभारत श्रेणी, ये सारे इसी पर हैं। आगे हम बात करते हैं बाह्य या शिवालिक हिमालय की। यह चूंकि मैदानी क्षेत्र के काफी करीब है, इस कारण से जो है सबसे अधिक जनसंख्या जो हिमालय में निवास करती है तो वो इसी हिमालय में निवास करती है, बाह्य या शिवालिक हिमालय में। इस प्रकार से हमने हिमालय के बारे में बेसिक जानकारी जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में जाना। अब हम जानेंगे अगला विशाल मैदान के बारे में। तो जो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगला विशाल मैदान के बारे में। हमने अभी जान ही लिया भारत का जो भौतिक विभाजन हुआ है यह मुख्य रूप से 6 भागों में किया गया है, जिसमें पहला हिमालय जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा विशाल मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विशाल मैदान के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ हम देख चुके हैं कि यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मिलने से हुआ, ठीक है, और उनके बीच में जो टेथिस सागर था उनके द्वारा ही हिमालय का निर्माण हुआ। तो विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ, यह जो मुख्य नदियां हैं भारत की, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा जो भी सहयोगी नदियां और भी नदियां हैं,
इनके द्वारा ही जो है इस विशाल मैदान का निर्माण होता है। यानी मुख्य रूप से जो नदियां अपने साथ अवसाद लाती है, गाद लाती है, उसके द्वारा ही मिट्टी जो है वो निर्माण होती है और मिट्टी जो है मैदान का रूप लेती है। मुख्य रूप से जो भारत में जो उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है वो है जलोढ़ मृदा, जो मुख्य रूप से उपजाऊ क्षेत्र है। और यह जो जलोढ़ मृदा है यह भी दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम खादर और बांगर कहते हैं। यह दो प्रकार के हैं, खादर और बांगर। तो इन मिट्टियों के द्वारा ही जो है यह मैदानी भाग का निर्माण होता है और यह एक विशाल मैदान बनता है। इसके बारे में जो है कुछ राज्य जो कि महत्वपूर्ण है, जो इस विशाल मैदानी क्षेत्र में आते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है पंजाब, फिर हरियाणा, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसके अलावा जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इधर असम, यानी यह सब राज्य जो है मुख्य रूप से इस मैदानी क्षेत्र में आते हैं, जिसे हम विशाल मैदान या फिर महान मैदान के भी नाम से जानते हैं। तो यह मुख्य रूप से जो बातें हुई वह मैदानी क्षेत्र में, और मैदानी क्षेत्र के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण बातें कुछ नहीं है। इसके अलावा इसके ऊपर एक मिट्टी का चैप्टर है, मृदा का चैप्टर, जो कि आपको अलग से पढ़ना है। उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा, आपको उस वीडियो में जो है मृदा के बारे में अच्छे से जानकारी लेना है। तो इस विशाल मैदान के बारे में मुख्य बातें जो यही है कि इनका जो निर्माण हुआ है यह नदियों के द्वारा हुआ है, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा अन्य नदियां सहयोगी रही है। और इसमें जो विशाल मैदान के क्षेत्र में आते हैं मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ये सारे राज्य क्षेत्र आते हैं। तो यह विशाल मैदानी क्षेत्र या जिसे हम महान मैदान के नाम से जानते हैं, उनके बारे में हमने जाना। आगे जो हम जानेंगे वो हम जानेंगे पठार के बारे में। लेकिन दोस्तों चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए यह जो है भारत का भौतिक विभाजन हम 3 या 4 भागों में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे कंटेंट हैं। हमको हर चीज को समझना है हमें, और जितने भी कंटेंट होंगे उसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, दोबारा फिर आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो यह भारत का भौतिक विभाजन चैप्टर है, इसको हम 3 या 4 पार्ट में पढ़ेंगे। और इसका यह पहला पार्ट है जो आज हमने जाना, किसके बारे में? हिमालय के बारे में और विशाल मैदान के बारे में। इसके अलावा जो बचा हुआ हमारा है पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इनके बारे में भी हम बारी बारी से जानेंगे। और इसके बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं या फिर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको कहीं समस्याएं होंगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कहीं पर कि सर कुछ और इसमें चेंजिंग या कुछ और इसमें जोड़ने की आवश्यकता थी, तो वो भी आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में और इसके ऊपर जो है सोचे और ज्यादा अच्छे से वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर हिमालय के बारे में और इस मैदान के भाग के बारे में अगर आपने जानकारी लगभग उतनी तो हासिल कर ही ली होगी जितनी कि एग्जाम में आती है, तो अगर यह आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से देख पाए, समझ पाए। अगर आपको कहीं पे लगे कि नहीं और कुछ बेहतर होगा तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत ही जल्द और एक नए टॉपिक के साथ, और जिसका शीर्षक जो हमारा रहेगा वो रहेगा पठार। यानी अब जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो पठारी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, ताकि हम सारी जानकारी को इकट्ठा कर सके। तो फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। और यह वीडियो अगर आपको ज्यादा अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि यह कितना आपको अच्छा लगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर दोबारा।